बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला। बनते सवरते खुद को दुरुस्त करते आपके साथ मुखातिब मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। अगर तो अच्छे से शुरू हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज कल मैंने भी जरा अपनी टेक्निकल मसाइल हल आप बिल्कुल हल करें। अच्छा, एक चीज कल मैंने नोटिस की अर्मिला हसन, वो ये कि कल मैंने अपने शो का आगाज देखा। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं ये नोटिस करने की कोशिश कर रहा था कि समटाइम्स एक टेलीविजन एंकर की स्माइल कितनी मैटर करती है देखने वाले लोगों के लिए। आई मीन द मोमेंट आपको खुद लगता है ना कि यहाँ पे आप थोड़े डल दिखे या आपने स्माइल नहीं किया या आप यहाँ पे थोड़े हल्के लग रहे थे, तो मैं कहता हूँ अगर मुझे अपने आप को देख के इतना डाउन फील होता है अर्ली इन द मॉर्निंग समटाइम्स, तो देखने वाले को कितना बुरा लगता होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट स्माइल। कोशिश ये मैंने करेक्ट किया, फेक स्माइल। ये कह के मूड खराब कर दिया आपने देखने वालों को। नो, इट्स रियल स्माइल। आई मीन कैमरा शूट आज वैसे मैं भी पता नहीं क्यों थोड़ी रियल स्माइल के साथ आई हूँ। वैसे नॉर्मली समटाइम्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, सुबह सुबह आपका किसी से बात करने का दिल भी नहीं कर रहा था एंड आई टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स टू प्रोसेस कि मैं उठ गई हूँ, मैं ऑफिस आ गई हूँ। एंड ये वैसे पाकिस्तानियों को जो है ना थोड़ा बाहर ट्रैवल करना चाहिए, जो कि बाहर जब आप ट्रैवल करते हैं और आप लोगों को अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफिस के अंदर या कॉफी शॉप्स के अंदर स्माइल करके आपको ग्रीट करते हैं लोग नजर आते हैं, तो हम पाकिस्तानी थोड़े परेशान भी हो जाते हैं कि इसको क्या हुआ, ये क्यों हंस रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यस, हमारे यहाँ अगर कोई आपको सुबह सुबह स्माइल दे दे या आपके साथ अच्छे से बात करते हो, आप परेशान हो जाते हो और आप सोच रहे होते कि पागल है सुबह सुबह क्यों हंस रहा है। लेकिन इट्स वेरी गुड। वैसे मुस्कुराहट सदका है और ये सबसे कम दर्जा है सदके का जो आप कर सकते हैं। वैसे तो अच्छी सोच भी सदका है अगर आप किसी के बारे में रखें, तो वैसे आप स्माइल से अपने दिन का आगाज करें, मुस्कुराइए, क्योंकि इससे आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ती है और दूसरे का दिन भी अच्छा हो सकता है। खैर, दूसरी जानिब पाकिस्तान विमेंस टीम कमाल पे कमाल किए जा रही है और वो कल भी हमने जिक्र किया था एक T20 मैच का जिसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड को बीट किया था। भाई T20 सीरीज ही हमने जीत ली है, मतलब ऐसा जबरदस्त तो कभी हुआ नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से हम विमेन टीम का जिक्र कर रहे हैं जिसने न्यूजीलैंड को 10 रन से दूसरे मैच में हराया और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कौन बर्तरी हासिल कर ली पाकिस्तानी टीम ने। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की टीम 138 रन के अदब के ताकुब में 127 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना ने 3, सादिया इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड की जानिब से बीना रॉय ने 28 और 33 रन बनाए। जो पाकिस्तानी विमेन टीम है, इससे पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 137 रन बनाए और पाकिस्तान की जानिब से जी मुनीबा अली ने 35, आलिया रियाज ने 32, जबकि बिस्मा मारूफ ने 21 रन बनाए, जबकि कप्तान निदा डार ने 14 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सो हमारी जो विमेन्स टीम है ये कमाल पे कमाल करती चली जा रही है। न्यूजीलैंड के साथ इनकी 3 मैच की जो 3 T20 मैचेस की सीरीज थी yes. और उस पे 2 मैचेस में पाकिस्तानी जो विमेन्स टीम है उसने फतह के झंडे गाड़ दिए हैं और अब एक मैच रह गया। ऑब्वियसली सीरीज तो पाकिस्तान जीत गया है एंड वी आर सो प्राउड ऑफ देम। खवातीन, मैं अक्सर कहता हूँ हम थोड़े नाला रहते हैं अपनी फीमेल टीम से कि भाई आप भी तो कुछ एजाजात लेके आए हैं, मतलब हमें आपसे भी एजाजात चाहिए। अब हम पुरानी टीम है, अब नई थोड़ी है। तो खैर खवातीन ने प्रूव किया है जाके न्यूजीलैंड की कंडीशंस के अंदर। आलिया रियाज जिनका जिक्र अर्मा कर रही हैं उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। निदा डार ने अपनी 30th विकेट हासिल की। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे एजाजात आए। ये पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है, दो के उतनी जगह मीडिया पे नहीं मिलती हमारी विमेन टीम को जितनी मिलनी चाहिए। यंग और ओल्ड यानी कि सीनियर्स एंड जूनियर्स के कॉम्बिनेशन पर मबनी ये टीम है। कुछ हमारी सीनियर प्लेयर्स इसके अंदर है, जैसे हम बिस्मा का जिक्र कर रहे हैं, कुछ हमारी नई प्लेयर्स भी इसके अंदर शामिल है। सो एक अच्छा इम्तजाज है और उसने प्रूव किया है इस वक्त जिस तरीके से T20 के अंदर हमने न्यूजीलैंड को हराया है, तो इसका मतलब ये है कि वी गोइंग टू बी somehow sometime number 1 टीम इन द वर्ल्ड विमेन के हवाले से भी, चूंकि मेल्स के अंदर तो हम हैं, हमारी बेहतरीन टीम है T20 की। तो अच्छी खबरें आ रही हैं जी। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो मेल्स क्रिकेट टीम है वो भी प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ खेलने जा रही है, बाकायदा तौर पे अपने टूर का आगाज करने जा रही है और वैसे हमारा जो बाकायदा टेस्ट है वो तो 14 दिसंबर से है। तो इस टीम के लिए भी आपको थोड़ा सा बता दें कि उन्होंने तैयारी की भी है और बहुत सारे मामलात हैं क्रिकेट बोर्ड में। अखबार मैंने जब स्पोर्ट्स पेज खोला तो इस पर क्रिकेट टीम से ज्यादा जो बोर्ड के मामलात है उसकी खबरें लगी हुई है। वसीम अकरम साहब कह रहे हैं बोर्ड को फैसलों पर साबित कदम रहना चाहिए। एक तरफ सलमान भट्ट साहब की खबर लगी हुई है। बहुत सारी खबरें जब आप 18 लोगों के 18 प्लेयर्स के साथ 17 ऑफिशियल्स भेजेंगे तो खबरें आएंगी और खबरें से वो नहीं मैनेजमेंट की आएगी, प्लेयर्स बेचारों की क्या ही खबरें आएंगी। इसमें हमने जनाब बात करनी है आगे जाके भी मेंस क्रिकेट टीम को लेकर, लेकिन आपको पता है हमारी एक और क्रिकेट टीम भी है। कौन सी है वो सियासत की रफाएंगे। मैं एक सिर्फ जुमला कह लूंगी, वैसे
वसीम अकरम भाई और वकार यूनुस भाई कैन बी अ ग्रेट हेल्प टू द प्लेयर्स, क्योंकि दोनों बहुत बड़ा अपना जो हिस्सा एक साल का वो ऑस्ट्रेलिया में गुजारते हैं। एक के ससुराल ऑस्ट्रेलिया में है वसीम अकरम साहब, और एक जो है वो खुद रहते हैं वहाँ पे वकार यूनुस साहब। तो आई थिंक वो पाकिस्तानी बॉलर्स को हेल्प कर सकते हैं, और इस वक्त बॉलिंग साइड हमारी वीक है, तो हेल्प मिल सकती है इन प्लेयर्स की तरफ से। अब तीसरी क्रिकेट टीम की बात करेंगे, वो है सियासत की टीम। थर्ड अंपायर की बात करेंगे। हाँ, थर्ड अंपायर नहीं, पॉलिटिक्स। अच्छा नहीं, आज हम मईशत पे बात करें। सॉरी, मैंने ऐसे ही क्रिकेट टीम से मुझे पॉलिटिक्स याद आ गई। सियासत और मईशत जुदा नहीं हो सकती। हाँ, साथ जुड़े। हम ऐसे अपनी गलती को कवर करेंगे। खैर जी, जो इंतखाबात नजदीक है, देखिए जिक्र तो आता है ना इंतखाबात का, नजदीक आ रहे हैं, आपको पता है सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है, तमाम जमातें एक दूसरे पर बरतरी की कोशिश कर रही हैं, दावे भी कर रही हैं, कुछ सरप्राइजेस का भी जिक्र है, और एक दूसरे पर तनकीद भी हो रही है। PMLN को महंगाई का, पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN को महंगाई का जिम्मेदार करार देती है। दूसरी जानिब नून लीग कहती है नहीं, PTI नहीं कीता है, जो कीता है PTI कहती है। नहीं, वैसे नून लीग PPP नून लीग को कहती है, नून लीग PTI को कहती है, और PTI दोनों को कहती है। ऐसे चल रहा है। क्या ट्विस्ट चल रहा है। मीनवाइल पाकिस्तान की आवाम जो ना, वो एक मीम थी ना, वो यूं करके तो भाई खड़े होते थे पाकिस्तान की आवाम। मतलब ये सब आपस में एक दूसरे को कह रहे, तो हमें कोई एक बंदा ये बता दे कि किया किसने, ताकि हम उसके बारे में। हम आवाम ने किया है, क्योंकि हमने इनको बनाया। दिस इज आवर मिस्टेक। खैर, चूंकि इलेक्शंस आने वाले अरबला, तो मैं हमेशा इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि सियासत जरूर करें, लेकिन अपना माशी लाए, अमल लाएं सामने, अपनी कोई पॉलिसी लाएं। स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। एक और संगीबील स्टॉक मार्केट ने बार अबूर किया है। इसका जो 100 इंडेक्स है वो 62,000 की सतह अबूर कर गया। वेल, दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख है ना, इसकी बुलंद तरीन सतह है। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता कई रोज से कारोबार का जबरदस्त रुझान भी देखने में आ रहा है, और रवा साल तक अब तक 100 इंडेक्स में 52.78% जो इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो सरमायाकारी इसके तरीकों पर इत्तफाक हुआ है, और खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ादी तजारती मुआहदे की तौसीक के लिए राह हमवार हुई है। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में जो आज़ाद तजारत का मुआहदा है 19 साल से ज़ेर इल्तवा था, मंजूरी हुई तो ये GCC का 15 साल में किसी भी मुल्क के साथ पहला तजारती मुआहदा होगा। दूसरी जानिब जो आलमी मालियाती इदारे हैं IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी कर दिया, और जराये के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वजारत खजाना के हुकाम ने $70 करोड़ की अगली किस्त के लिए इजलास 7 दिसंबर को बुलाने का इम्कान जाहिर किया था, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा है 15 नवंबर को तय पाया था। और साथ साथ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाने का इम्कान। बिल्कुल जी, और IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा, मगर जो सियासी जमातें हैं वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात तो करती रही, किया नहीं आज तक कुछ। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद हैं, हमारे फाइनेंशियल हब कराची से हमें ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर साहब ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर समझते हैं कराची में रहते हुए मईशत की सूरत हाल को। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो मुसलसल हमारी स्टॉक मार्केट, क्योंकि ऑप्टिक्स के लिए बड़ा मैटर करता है स्टॉक मार्केट का बेहतर होना। वी रिमेंबर आई थिंक इन 2016 और 17 वी वर द बेस्ट स्टॉक मार्केट इन एशिया, और हमारी प्रेडिक्शंस भी बहुत कमाल थी। इसी तरह हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, डेट टाइम हमें लगता था कि हम उसको ओवरकम करेंगे। हम बिजली के ऊपर अपनी मईशत को रिलीफ देने की बात कर रहे थे, हम इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे थे 2016-17 में, बट देन पॉलिटिक्स हैपेंड और चीज़ें ख़राब हो गई। अब जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक कम से कम हमसे मुआशी नुक्ता निगाह से बात कर रहे हैं, हमारी ख़राब सूरत हाल के बावजूद सऊदी अरब हो जाए, चीन हो जाए, कतर हो जाए, हमारे साथ बैठ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इवन इनफैक्ट UAE हो जाए। आप कैसा देखते हैं डेवलपमेंट्स को, और क्या इनका कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नियर फ्यूचर में देख रहे हैं? ये जो MOU साइन हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपने स्टॉक मार्केट की बात की कि उसमें जो बूम आया है, जो रिकॉर्ड है उसमें चेंज आई है। स्टॉक मार्केट जो है हमेशा रिफ्लेक्ट करती है कि फ्यूचर का एक्सपेक्टेड सिनेरियो क्या है। वो कोई इमीडिएट रिलीफ की बात नहीं करती, वो फ्यूचर की सिनेरियो की एक्सपेक्टेशन पर वो मार्केट चलती है। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो SIFC को, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी बनाई गई थी जी। उसमें जब $60 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो की बात हो रही थी, और स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो से बहुत डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट लिंक है। जब भी इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो एक्सपेक्टेड होगा तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली बूम आएगा। और इस तरह की न्यूज भी है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यानी पोर्टफोलियो के बाद जो लोग आके स्टॉक परचेज करते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, उसके भी फॉरेन इनफ्लो जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में ऑब्जर्व किया गया है, वो इनफ्लो आया है।
तो उसका जाहिर है कि ये रिजल्ट आना था। लेकिन इसमें एक SIFC है, दूसरा जो ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है GCC कंट्री से, उसका भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को। यकीनन एक बेनिफिट होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं, लेकिन एक बेनिफिट होगा। अच्छा, और उसका जाहिर है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने शुरू इलेक्शन के रेफरेंस से किया तो लोग बड़े कंसर्न है हमारे, हम जो पाकिस्तानी हैं वो एक, मुझे लगता है कि एक बहुत लिमिटेड सर्कल के अंदर सोचते हैं। जैसे तकरीबन 80-90% पाकिस्तानी तो अगले आने वाली दिहाड़ी के बारे में सोचते हैं, दिन के बारे में सोचते हैं कि वो हमारा खैर से गुजर जाए। जारी बात है हालत ही इतनी मखदूश है, लेकिन इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं डेवलपमेंट्स को, और क्या जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं उस वो एक बुनियादी वजह है माशी नुक्ता निगाह से डेवलपमेंट्स की, और इसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात का इस सारी सूरत हाल पे? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट इसका एस्पेक्ट है कि फिर जो रिपीटेशन नजर आ रही है। आपने एक चीज की तरफ कहा कि सियासत में मईशत को खराब ना करें सियासी नारों पे, लेकिन जो सियासत जितनी भी होती है ना, जितनी गुज़िश्ता 2 डिकेड्स में गवर्नमेंट्स आती रही हैं, वो मुआशी नारे पे तो आती रही है, स्लोगन्स देती रही हैं। अभी भी इसी तरह के स्लोगन्स दिए जा रहे हैं कि हम आके इन्फ्लेशन को कहता है कम कर देंगे, कोई कहता है हम 300 तक यूनिट्स जो बिजली कंज्यूम करने वाले हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देंगे। ये सारे सियासी बयानात हैं, ये इनको मैं सीरियस होकर मुआशी बयानात नहीं ले सकते, क्योंकि जो संजीदा मुआशी बयानात होते हैं उसके लिए पूरा मैकेनिज्म बताया जाता है कि कहाँ से ये स्पेस आप जनरेट करेंगे, इस पूरा एक प्लान दिया जाता है। अदरवाइज वो स्लोगन होते हैं, वो नारेबाजी होती है, वो मुआशी नारे हैं जो अपनी सियासत के लिए लगाए जा रहे हैं। अच्छा। तो उसमें ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो करंट डेवलपमेंट है, ये इस करंट डेवलपमेंट का तो कम से कम जो स्टॉक मार्केट का इस वक्त चेंज आना है या जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसका क्रेडिट कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं ले सकती, क्योंकि ये तो केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट में सब कुछ हो रहा है ना। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही है उसका क्रेडिट वो नहीं जाएगा, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो जो पार्टीज आपस में बातचीत कर रही हैं एक दूसरे के मुतालिक, उससे तो ये लग रहा है कि जो मुआशी अबतरी है, जो डिटेरियोरेशन है, उसको जिम्मेदार करने की रिस्पॉन्सिबल वो पॉलिटिकल पार्टीज। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अभी आपने पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया, ऑब्वियसली जिस सूरत हाल पे हम बात कर भी रहे हैं, अब ये IMF बोर्ड का, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास होना है उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद ये जो अगला मामला है इसके हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मगर जो सियासी जमातें हैं ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं कर रही हैं। ऑब्वियसली जब तक सारी जमातें एक पेज के ऊपर नहीं आएंगी तब तक ये, चाहे इकोनॉमी के मामलात हैं, दीगर मामलात को हम डिस्कस करते हैं और स्टेबिलिटी को हम एक दूसरे से लिंक भी करते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी से ही लिंक्ड है। सो आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए, अगेन मैं ये कहूंगा कि ये जो बात की जा रही है मिसाक मईशत की ये बात करते हैं, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये पहले भी की जाती रही है, लेकिन ये भी स्लोगन है, इसलिए कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है वो इस पार्लियामेंट ने, गुज़िश्ता पार्लियामेंट्स ने और उससे पहले वाली पार्लियामेंट ने वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो लेजिस्लेट किया हुआ है। फिस्कल पॉलिसी एंड डेट लिमिटेशन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 है, जिसको बाद वाली पार्लियामेंट्स ने रेक्टिफाई भी किया है। ये जो प्राइवेटाइजेशन और IMF की कंडीशनलिटी से रिलेटेड है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट इसी पार्लियामेंट में पास हुआ है, मौजूद है। ये सारे जितने भी एक्ट हैं जो लेजिस्लेट हुए हैं, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी है। इस पे तमाम पार्टीज ने, के जो सेनेटर्स थे, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये अप्रूव किए थे और ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी है। तो आप ये देखिए, अगर ये बात अगर दोहराई जाए, मैं अनफॉर्चुनेटली वो है कि फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। आप कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन समहाउ मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेजिस्लेशन तो है। अच्छा, एक बड़ा अहम मसला है, आप चूंकि खुद भी कराची में हैं कि इलेक्ट्रिक भी इसमें शामिल है, जो निजी कंपनियां हैं बिजली की बिलिंग वाली, इन्होंने सारिफीन की जेब पर रिपोर्टेडली कुछ 675 अरब रुपए का डाका मारा है। आज से 2 महीने पहले के जो बिल्स हैं इसके हवाले से जो खबर आई है, और इसमें अपनी नाअहलियां कुछ पंजाब की ऐसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्होंने छुपाने के लिए ओवर बिलिंग की, और वो जो बोझ है वो सारिफीन पे, यानी कि मुझ पे और आप पे और आवाम पे डाला और ओवर बिलिंग की। और हम इस बात को नोटिस भी कर रहे थे कि हमारे बिल इतने अनबिलीवेबली ज्यादा आए थे, इतने अनयूजुअल बिल्स थे कि हम हैरान हो गए थे। इस मामले को आप किस जानिब जाता देखते हैं और कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है? क्या महज इनकी निजकारी कर देना इन कंपनीज की वो काफी होगा, या करार वाकई सजा दी जाए कुछ ऐसे एलिमेंट्स को जिन्होंने ये किया, आवाम के ऊपर बोझ डाला, लोगों ने खुदकुशियां की हैं इस वजह से? डॉक्टर साहब, देखिए, नेग्लिजेंस तो इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, नेग्लिजेंस नहीं है।
और प्राइवेटाइजेशन तो हो चुकी है, प्राइवेटाइज तो ये सारी कंपनीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये प्राइवेट सेक्टर ही इनको रन कर रहा है। नेग्लिजेंस इसलिए नहीं है कि इनको पता है कि मुल्क में जो बिजली के रेट हैं वो प्रोग्रेसिव हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जब यूनिट्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से रेट चेंज हो जाते हैं। तो अगर 30 दिन का बिल जो है वो 32 या 35 दिन पे काउंट किया जाए या एवरेज बेस पे काउंट किया जाए, आप एवरेज पे जा रहे हैं या महीने के दिन ज्यादा उसमें है, रीडिंग बाद में कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेसिव रेट की वजह से नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा कंजम्पशन नजर आएगी ना। जब ज्यादा कंजम्पशन नजर आएगी तो एवरेज रेट, जो ज्यादा वाला एवरेज रेट है वो अप्लाई होगा, और वो पैसे जाहिर है ये एनर्जी जो जनरेटिंग या प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनको जाएगा वो रेवेन्यू। तो ये सिर्फ नेग्लिजेंस, इनको पता था कि इसका लूजर्स कौन है और बेनिफिशियरी कौन है। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की जहां तक बात है, जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हुई है वो इस कंडीशन पे हुई थी कि वो कोई परमानेंट अदारे प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे दिए गए थे, बल्कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट थे कि वो अदारे रन करेंगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो कॉन्ट्रेक्चुअल। और ये बात सिर्फ के इलेक्ट्रिक की हद तक तो डॉक्टर साहब नहीं हो रही ना, इसमें पंजाब की कंपनियां भी शामिल हैं। जी, पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की कंपनी है, लेकिन पंजाब और कराची में ऐसा ज्यादा हुआ है, जो डिटेक्ट हुआ है वो ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं अब दूसरी बात ये कि आपने ये तो कहा कि सब सियासी नारे हैं जो सियासी जमातें दे रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सियासी नारे सिर्फ पाकिस्तान में सियासी जमातें डॉक्टर साहब नहीं देती। अभी इंडिया में भी इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पे भी यही मंजन बेचा जाता है, अमेरिका में भी यही मंजन बेचा गया। जब मुझे याद है जब बराक ओबामा आए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, जब जो बाइडन आए, तो यही मंजन बेचा गया। कभी हेल्थ केयर की सूरत में, कभी मुख्तलिफ किस्म की अफादियत जो शहरियों को पहुँचाई जा सकती है। क्या इन सियासी जमातों के ऊपर लाजिम है इस वक्त कि वो अवाम के सामने अपना एक रोड मैप रखें कि हम अगर इंतखाब के बाद आते हैं तो हमारे पास ये पॉलिसीज होंगी, ये समाउ वेज होंगे जिसके जरिए हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करेंगे। आपके ख्याल में ये हेल्प करेगा पाकिस्तान के शहरियों को थोड़ा सा फैसला बेहतर करने में 8 फरवरी को कि किस जमात का इंतखाब करें? इमरान साहब, यही मेजर फर्क है कि इंडिया में या यूके में या यूएसए में जो पॉलिटिकल पार्टीज आती है, जो दो बड़ी पार्टीज, सब जगह दो बड़ी पार्टीज हैं, उनके दरमियान जब कंपटीशन होता है तो वो जो बताते हैं कि जो बेनिफिट आवाम को देंगे वो कहाँ से देंगे, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का लाजमी हिस्सा होता है, वो सोर्स जरूर बताया जाता है। जैसे हेल्थ बिल की बात हो रही थी यूएसए में, इंडिया में भी हेल्थ बिल की बात थी, तो वहां कहा गया कि हम हेल्थ बिल देंगे, जो पे करेंगे, जो पूरे मुल्क की इंश्योरेंस होगी और हेल्थ फ्री होगी, हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, तो वो कहाँ से पैसे आएंगे, किस पर टैक्स लगाया जाएगा, ये बताया गया था किस पर टैक्स लगाया जाएगा, ताकि जो टैक्स पेयर हैं वो भी डिसाइड कर लें कि किस पार्टी को वोट देंगे, उन पर टैक्स लगेगा, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो भी डिसाइड कर लें कि किन को बेनिफिट मिलेगा। तो वो सोर्स बताना जरूरी होता है। अगर सोर्स ना बताया जाए और सिर्फ ये बता दिया जाए कि हम इन्फ्लेशन कम कर देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, हम बिजली के यूनिट फ्री कर देंगे, सोर्स बताएं ताकि जिसकी जेब से ये निकालेंगे वो जेब वो भी डिसाइड करें जिसकी जेब से ये पैसा जाएगा या कहां से आएगा। ठीक है, वो सोर्स तो तब बताते हैं ना जब आपके पास कोई ऐसा कैपिटल होता है, इसको मैं इकोनॉमिक कैपिटल कहूं या पॉलिटिकल कैपिटल कहूं, वो अगर आपके पास होगा किसी जमात के पास तो वो तभी बात करेगी। इन तीनों सियासी जमातों, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके पास वो कैपिटल है जिसकी बेस पे ये कह सकते हैं कि हम मईशत को खड़ा करेंगे। जैसे तहरीक इंसाफ के पास एक दावा है करने के लिए कि जब रेमिटेंसेस बेहतर कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज हम पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। दूसरी जानिब नून लीग के पास ये दावा कहने के लिए है कि जो हमारे बैनुल-अक़वामी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो हम डोनेशंस के ऊपर अच्छा खेल सकते हैं, और इस बात को समाव उन्होंने प्रूव भी किया, उनको पैसे मिले हैं सऊदी अरब जैसे ममालिक से और यूएई से। तो पॉलिटिकल कैपिटल है इतना सियासी जमातों के पास कि वो ये दावा करें इलेक्शन से पहले? देखिए, पॉलिटिकल कैपिटल या इकोनॉमिक कैपिटल से ज्यादा इसके लिए, इस पॉलिसी के और प्लानिंग के लिए और सोर्स बताने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है, मैं समझता हूँ उसकी डेफिशिएंसी है, वरना ये प्लान देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, ये रिजॉल्व की जा सकती है। पाकिस्तान के पास सोर्सेज हैं, लेकिन जो लैकिंग कर रहा है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल लैकिंग कर रहा है, इसमें कि प्लान नहीं दिया जा रहा है। और दूसरे देखिए, जब शॉर्ट टर्म, अभी आपने खुद भी इंडिकेट किया कि IMF की कंडीशन हमने मीट कर ली है, रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। मसला ये है कि जब आप कहते हैं कि फ्यूचर में ये कर देंगे और शॉर्ट टर्म को सेक्रीफाई कर रहे होते हैं, देखिए इकोनॉमिक में शॉर्ट टर्म जो होता है वो 3 से 5 साल का अर्सा जो होता है, ये इसकी बात की जाती है। तो 3 साल तक अगर आप बहुत ज्यादा एक्सक्यूज करते हैं इकोनॉमी को, टैक्सेस बढ़ाते हैं और प्राइवेटाइज कर रहे होते हैं, तो आप खुद सोचें कि 3 साल में वो जनरेशन, वो लोग जो ग्रेजुएट होकर जॉब मार्केट में आ रहे होते हैं, अगर उनकी जिंदगी के 3 साल जाए चले जाएं, उस 3 साल में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है।
ख्वाब दिखाया गया है कि 5 साल बाद सब हो जाएगा सही। तो वो 3 साल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं यंग लोगों की कि उनकी 3 साल ही उनकी पूरी जिंदगी फिर ज़ाया हो जाती है, उनके सारे प्लान पूरी लाइफ 3 साल तक अगर उन्होंने कुर्बानी दी वो सब अपसेट हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यूमेर हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा जो मुआशरत की सूरत हाल है, मेरे उस हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। और इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने ये की कि ये सारे मसाइल सॉल्वेबल है अगर पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हो कि अपना अपना चार्टर सामने रखें, लेजिस्लेशन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन करें, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें तो मामलात हल हो सकते हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बड़े वसाइल का मुल्क है। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हमने एक खिराज तहसीन रादर खिराज अकीदत पेश करना है। 4 अप्रैल 1938 को जिला गुजरात में पैदा होने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद साहब को, जिनका आज 52वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। आप पाक फौज में नॉन कमीशन ओहदे पर फाइज हुए मगर फिर अपने खुसूसी इम्तहानात पास किए, मिलिट्री एकेडमी काकुल से तरबियत हासिल की और इसके बाद 13 अक्टूबर 1963 को बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से वाबस्ता हो गए। 65 की जंग में बतौर कैप्टन जफरवाल सेक्टर पर दुश्मन से सफाराह हुए और धरती माँ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। 7 जुलाई 1968 को उन्हें मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात किया गया, जिसके बाद 1970 में उन्हें मेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई। 1971 की जंग के आगाज़ के वक्त वो मेजर मोहम्मद अकरम, जिनकी हम बात कर रहे हैं, विनाकपुर के इलाके में वहाँ पे फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी की क़यादत कर रहे थे। आपने मुसलसल 5 दिन और 5 रातें खुद से कई गुना ज़्यादा भारी भारतीय फ़ौज की पेशकदमी रोकी, दुश्मन के औसान ख़ता किए। यही नहीं बल्कि बेमिसाल जुर्रत और इस्तेकामत का मुजाहिरा किया, आखिरी दम तक लड़ते रहे और 5 दिसंबर के रोज़ दुश्मन का मुकाबला करते हुए यानी कि आज ही के दिन शहीद हो गए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने बहादुरी और शुजाअत की एक ऐसी मिसाल कायम की कि दुश्मन भी वाह वाह किए बगैर न रह सका। यही वजह है कि आज भी उन्हें हीरो ऑफिली के नाम से याद किया जाता है। मेजर अकरम की जुर्रत को देखते हुए, उनकी बहादुरी को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया। मेजर मोहम्मद अकरम को हम याद करें थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कते से खड़कता है खड़क सिंह। ये हमने ये खड़क सिंह आज आप बोले थोड़ा खड़क नहीं रहा, गला खराब है। मेरा गला खराब है इसलिए खड़क नहीं रहा। लेकिन ये जिक्र क्यों किया हमने? कि हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि हमारे जो सेगमेंट है मेरा पाकिस्तान, उसमें अफेरा फैज आज हमें हवेली खड़क सिंह के हवाले से बता रही है। तो देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। सल्तनत के जवाल को खड़क सिंह के इक़्तिदार में आने से मंसूब क्यों किया जाता है? आज हम खड़क सिंह की हवेली का विजिट करेंगे और साजिशों में घिरे खड़क सिंह की कहानी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हिस्टोरिकल रिसर्च समीना खान, जिनसे आज हम खड़क सिंह की कहानी के बारे में जानेंगे। एक चीज़ का तो हम सबको आइडिया है कि खड़क सिंह जो थे वो रंजीत सिंह के साहबजादे थे। एज अ रूलर वो कैसे थे, किस तरह की पर्सनालिटी थी खड़क सिंह की? सबसे मेन बात, उन्हें रूलरशिप तो इतना अर्सा मिली नहीं कि उनका कोई बहुत इम्पेक्ट रहा हो और अवाम में उनकी क्या मकबूलियत थी हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है और उसके बाद उसको हुकूमत मिलती है और विद इन 1 ईयर खड़क सिंह की डेथ हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हम अंदर चलते हैं, हवेली का साथ साथ विजिट भी करते हैं और इस कहानी के बारे में भी जानते हैं। जी ज़रूर। अच्छा समीना, रंजीत सिंह जो थे उन्होंने अपने बेटे को कहा था, खड़क सिंह को, अपनी वफात से पहले कि जो डोगरा सरदार हैं आपने उनको अपनी हुकूमत में शामिल करना है, लेकिन खड़क सिंह ने ऐसा नहीं किया। तो क्या वजह थी उसके पीछे? खड़क सिंह जो है वो बहुत ज़्यादा इत्मीनान करता था अपने ट्यूटर पे, जो कि उनके ट्यूटर थे चेत सिंह बाजवा।
अच्छा। और उनके बहुत ट्रस्टवर्दी थे। फिर उन्होंने जब उनको हुकूमत मिली तो फौरी तौर पर उन्होंने उनको अपने वुज़रा में शामिल कर लिया। ओके, ठीक है, कह लें कि एक मुखालफत अब कह लें मौजूद थी चेत सिंह बाजवा में, और डोगरा ब्रदर जो भाई थे उनके, जो ध्यान सिंह डोगरा अच्छा। और गुलाब सिंह डोगरा जो है उनके बीच में, तो उन्होंने उनको ज्यादा अहमियत दी। ये हवेली खड़क सिंह है। ये जो निचला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये अकबर दौर का है। यहाँ पर अकबरी महलात हुआ करते थे। ओके, ठीक है, तो रंजीत सिंह के जमाने में सिख दौर में इसमें एडिशन किया गया एक नए फ्लोर का, तो वो सिख दौर में हुआ। हाँ जी, फिर हम उसके बाद से हम इसको खड़क सिंह की हवेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चले अंदर। जी जरूर आए। इस वक्त इस हवेली की कंजर्वेशन चल रही है और ठीक है। ये नया फर्श जो है वो डाला जा रहा है, जैसे आपको नजर आ रहा है। खड़क सिंह ने अपने बाप की बात नहीं मानी थी और उसने ध्यान सिंह को अपनी हुकूमत में शामिल नहीं किया था। इसी वजह से ध्यान सिंह जो है वो रिसेंटमेंट आ गई उसमें चेत सिंह बाजवा के मुतालिक। अच्छा। और मोस्टली कहा जाता है कि इसी हवेली में जहाँ रेजिडेंस हुआ कर रिहाइश हुआ करती थी खड़क सिंह की, तो चेत सिंह अपना ज्यादा वक्त जो है वो उसके साथ गुजारा करता था। तो मतलब अगर खड़क कहा सिंह के जाए साथ। कि ये खड़क सिंह एज अ स्टूडेंट और चेत सिंह एज अ टीचर, ये इनकी बॉन्डिंग की कहानी बॉन्डिंग है। बहुत उनकी बॉन्डिंग की कहानी है और किसी हद तक उनकी फ्रेंडशिप की भी। समीना, आपने जैसे भी बताया कि ध्यान सिंह जो था वो बहुत ज़्यादा साजिशी था, तो क्या क्या साजिशें उसने प्लान की थी, किस किस तरह से उसने इम्प्लीमेंट किया इन चीज़ों पे? ध्यान सिंह डोगरा और गुलाब सिंह, इनको बहुत ज़्यादा अहमियत मिली रंजीत सिंह के ज़माने में उसके दरबार में। ठीक है, ठीक है। ध्यान सिंह जो था वो चीफ मिनिस्टर था रंजीत सिंह का, और उसका भाई गुलाब सिंह था वो रियासत जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उसका राजा था। ओके। ठीक है, ध्यान सिंह के मुतालिक ये कहा जाता है कि उसका ये ख्वाब था कि ये जो गोल्डन गद्दी है वो रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा संभालेगा। ठीक है, लेकिन उनके ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो गए जब उन्हें खड़क सिंह को हुकूमत मिलती है। खड़क सिंह जो था उसको कैद में रखा गया था, तो उसको कैद में किसने रखा था और इसके पीछे की क्या स्टोरी है? ये कहानी मैं आपको खड़क सिंह की जो रेजिडेंस जहाँ थी जिस पोर्शन में, वहाँ जाकर मैं आपको सुनाती हूँ। ध्यान सिंह ने और उसके भाई ने मिलकर इनके खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दी और अवाम में ये एक र्यूमर फैलाया कि ये खड़क सिंह और चेत सिंह बाजवा जो हैं ये सिख जो हुकूमत जो है ये बेचने जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के हाथों। अच्छा। फिर इसको परसू करने के लिए इस चीज़ को उन्होंने कुछ लेटर भी फोर्ज कर लिए कि इनके दरमियान ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और इनके दरमियान ये खतो किताबत हो रही है और अवाम में एक नफरत की फिजा फैल जाएगी। बिल्कुल, और अवाम जो है वो उनमें भी ट्रस्ट नहीं रहा खड़क सिंह के मुतालिक। फिर महारानी चांद कौर जो कि इनकी थी मलिका थी खड़क सिंह की, वो भी उनके साथ मिल गई ध्यान सिंह के साथ। फिर उन्होंने कुछ ऐसा भी किया कि ध्यान सिंह ने अपने भाई जो गुलाब सिंह था उसको ये जिम्मा दिया कि तुम जाओ और जो नौनिहाल सिंह जो कि पेशावर से उन दिनों लाहौर आ रहा था, रास्ते में था, उसको भी जाकर अपने बाप के खिलाफ कर दो। अच्छा, यानी नौनिहाल सिंह जो था वो खड़क सिंह का बेटा था? बिल्कुल। तो गुलाब सिंह ने ये किरदार अदा किया कि वो पहुंचा रास्ते में उसके पास और उस तक भी ऐसे रूमर्स फैलाए और उसको बददिल कर दिया अपने बाप से। अच्छा। जब वो यहाँ लाहौर आता है तो इन लोगों की परमिशन के साथ ये लोग ये प्लानिंग करते हैं कि हम चेत सिंह बाजवा का कत्ल कर देते हैं, क्योंकि वो इन सब के पीछे उसका दिमाग चल रहा है। ठीक है। यहाँ इस हवेली में कहते हैं कि सुबह का वक्त था, ये दोनों बैठे कहीं कहीं बातें कर रहे थे, खड़क सिंह और चेत सिंह बाजवा। ध्यान सिंह अपने साथ फौज के चंद सिपाही जो हैं, अपनी सिख फौज के सिपाही लेकर आते हैं जो कि तलवारें बेनियाम करते हैं यहाँ पर आकर, और खड़क सिंह की मौजूदगी में चेत सिंह को कत्ल कर देते हैं। फिर खड़क सिंह को उन्होंने कैदी बना लिया और यहाँ से किला से ले गए, और यहाँ किला से बाहर पानी वाला तालाब है, करीब में एक जगह है, उसके पास ध्यान सिंह की हवेली हुआ करती थी। हवेली ध्यान सिंह आज भी मौजूद है। वहाँ खड़क सिंह को कैद कर लिया गया। चलें फिर अंदर से विजिट करते हैं। जी जरूर।
मुझे ये जानना है कि फिर उसकी मौत किस तरह से वाक़ई हुई थी? खड़क सिंह एक तो पहले से कुछ बीमार था, उसने जो अरसा वहाँ गुजारा, एक तो वो मुकम्मल तन्हाई में, उससे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा। उसको खाने में जहर मिला के दिया जाता रहा, ठीक है, और विद इन 1 मंथ उसकी डेथ हो गई उस जहर के नतीजे में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ डोगरा ब्रदर्स को। नौनिहाल सिंह जब वो यहाँ आ गया तो चंद दिन उन्होंने पावर के देख लिए। खड़क सिंह तो मर गया, तो फिर उसके बाद कौन आया था तख्त पे? ऐसा जैसे कहा जाता है कि नौनिहाल सिंह के मुतल्लिक कि उसको शायद तख्त नशीन होने का वक्त ही नहीं दिया गया, मिला या नहीं दिया गया, वो अब 2 राय हैं हिस्टोरियंस की इसके मुतल्लिक कि उसकी डेथ की वजह क्या थी। क्योंकि अच्छा, उसकी डेथ हो गई? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से हुआ कि जब उसकी चिता को आग लगाई इसने, नौनिहाल सिंह ने, और वो उसकी चिता को आग लगाकर जब रोशनाई दरवाजे से वो बाहर निकल रहा था तो रोशनाई दरवाजे की एक बुर्जी जो है वो उनके ऊपर गिर गई, ठीक है, उसके और उसके साथ मौजूद 1-2 उसके साथियों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये कहीं प्लान तो नहीं था? ये उसी प्लान का अब यही राय है तो नौनिहाल सिंह कुछ ऐसे जख्मी नहीं था कि उसकी डेथ ही हो जाती। अच्छा, यानी उसके साथी ज्यादा जख्मी था, लेकिन ये इसको हल्की फुल्की चोटें लगी थी। हाँ। और उनको वहां से उठाया गया और फौरी तौर पर किला में ले जाया गया अंदर। जब उसको बाद में लोगों ने विजिट किया तो पता चला कि वो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे उसका चेहरा या उसका सर जो है वो बिल्कुल स्मैश्ड है, मतलब कर दिया गया या हो गया है। तो यानी ये जो उसकी हालत खराब, उसकी डेथ का वाकया है, ये वो बुर्जी गिरने से नहीं हुआ? ये कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो ये जो सारी साजिशें चली थी ध्यान सिंह ने, क्या उसको तख्त मिला? ध्यान सिंह को ऐसे तख्त मिलना नसीब नहीं हुआ। थैंक यू सो मच समीना फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए यहाँ पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एज़द बिन इब्रार मौजूद हैं जो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी। सर, मुझे इस हवेली की हिस्ट्री के बारे में बताएं। ये सिख टाइम पीरियड की बिल्डिंग है, काफ़ी नई चीज़ें हमें दरियाफ्त हुई जो पहले किसी को इल्म नहीं था। तो क्या क्या चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग हैं? इसकी दीवार पे टाइम के साथ साथ चूने की लेयर चढ़ी हुई थी, तो वो उसको जब उसको रिमूव किया, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उसको रिमूव किया, तो अंदर से फ्रेस्कोस वगैरह काफ़ी डिटेल में चीज़ें निकली जिसको आप देख भी बिल्कुल, ये मेरे पीछे भी नजर। और प्लस एक मेन चीज़ जहाँ पे हम जिस कमरे में हम खड़े हैं, इसके अंदर एक हमाम निकल आया। और जो इससे पहले ये सारा कवर्ड था हमाम के साथ। अगर आप कैमरा आपको दिखाएगा तो एक चैनल है, वो चैनल के ऊपर एक कालकी चढ़ी हुई है, मतलब कि वो इंडिकेट करती है कि इसके राइट लेफ्ट पे वो चैनल्स थे जिससे वो हीटिंग प्रोवाइड किया करते थे, आग जलाया करते थे, जिसकी वजह से पानी गर्म हुआ करता था। दूसरे एक चीज़ जो हमारी निकली जब हमने छतों को काम किया, वो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला विंग है पूरा, उसके अंदर उसकी छतों पे वाटर टैंक्स निकले पुराने ज़माने के। अच्छा। और अब जो हम इसकी जो उसके नीचे की जो गली हम रिस्टोर कर रहे हैं, तो ये शायद ये है कि जी इसके ये काफ़ी बड़े बॉयलर्स थे। जब ये कंप्लीट होगा तो मैं दोबारा विजिट करूंगी। इंशाल्लाह ज़रूर जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ध्यान सिंह ने तख्त पर पहुंचने के लिए मजीद कितनी चालें चली, ये तमाम तर कहानी हम आपको ध्यान सिंह की हवेली में पहुंचकर सुनाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन चूंकि हमने प्रोग्राम के आखिर में आज खाना खाना है तो हम इसलिए आपको एक्सरसाइज पहले कराएंगे और उसके लिए खुशी हमारे साथ है। खुशी कोर फंक्शनल एक्सरसाइज करेंगे, ऑल कोर बेस्ड। सो उसमें वी जस्ट डू 4 एक्सरसाइजेस, कुछ होल्ड्स होंगे। सो वी गोना गो ऑन द ग्राउंड। पहले आपने ऑब्वियसली वार्म अप करना है विद जंपिंग जैक्स, टो टचेस, डायनामिक्स वार्म अप, जो बेसिकली ज़्यादा मूवमेंट से होता है। सो जिसमें हाई नीज, जंपिंग जैक्स आ जाते हैं। देन वी गो ऑन द फ्लोर। वी नीड अ पेयर ऑफ डम्बल्स। अगर आपके पास डम्बल्स नहीं है, आप विदाउट डम्बल्स भी कर सकते हैं। ये अगर हैवी क्योंकि 5 kg इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन, तो वो लाइटर डम्बल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यू नीड अ पेयर ऑफ डम्बल्स। यू गोना डू प्लैंक रोज। उससे मैं आपको बताऊंगी आपने कब ब्रीद इन करना है, कब ब्रीद आउट करना है। सो कोर पर बहुत ज़रूरी है ब्रेसिंग एंड ब्रीदिंग। इफ़ यू डूइंग कोर स्पेशली फोकस्ड, तो palm should be, shoulder should be right above the dumbbells,
right above the palm, head to heel in one line, stomach tight रखना है, hips tight रखना है, posterior tilt में रहना है आपने, और यहाँ पर आपने breathe in करना है जब pull करना है, and make sure your hips are not moving right or left. आप अगर beginner हैं knee पे कर लें, if you don't have dumbbells, you can do it with the hand and you can do it on the knees. अगर ये भी difficult लग रहा है, you can grab a chair, उस पे palms रख के कर लें, and you should be on the knees. And then second exercise is on the palm tabletop position पे जाना है guys आपने. Palms right below the shoulders, knees right below the hips, hip width apart, shoulder width apart. So we're gonna start with right hand stretched forward, and then left leg stretched back, and then down. Then again we're gonna do right and left. Breathe in, keeping your core engaged. Breathe in, inflate, stomach bahar aayega. Breathe out. Then we're gonna switch after 10 reps. And inflate, deflate. Make sure your head to hip is in one line. Then you go on the ground. Sorry, on your back. Sorry. ठीक हो गया खुशी, हमारे पास कोई 40 सेकंड्स हैं, उसमें आप वाइंड अप Okay, okay. So we're gonna sit on our hip and leg straight. अगर ये difficult है, then upper body lift करके hold करने for beginners. Then last one is on your stomach. This is the last one. Okay. Stretch your arms and legs up and hold. अगर difficult है, सिर्फ one leg lift कर लें या both Okay. leg lift कर लें, and then you lift the arms. All right. ठीक है, 30 seconds each side. Try these exercises at home. आपकी थैंक यू वेरी मच खुशी हमें एक्सरसाइज बता रही थी। आई होप इससे हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर, खाना हम आपको जरूर खिलाएंगे। एक्सरसाइज पहले कर लिए तो क्या हुआ, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बंद गले के साथ खुशामदीद करेंगे। वाह वाह वाह। जनाब आपको पता है हमारे किचन में आज रौनकें लग गई हैं, और वो रौनकें अहमद हमाद चुके हमारे साथ मौजूद है, उनकी वजह से होती है। आपको पता है अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं जबरदस्त, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद आज आप क्या बना रहे हैं? आज शवारमा प्लेटर बना रहे हैं हम। शवारमा प्लेटर, ओपन शवारमा प्लेटर। एक तो होता है रोल वाला, हाँ। ये है ओपन शवारमा प्लेटर, Okay. जिसमें अलग अलग चीजें होती हैं और उसको अलग अलग खाया जाता है। यानी कि ब्रेड अलग होती है और Exactly. ओके ओके तो उसमें क्या क्या आपको चीजें रिक्वायर्ड हैं, थोड़ा सा बताएं। उसके अंदर सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट किया है, जिसके अंदर सॉल्ट, पेपर, गार्लिक पाउडर, लेमन जूस, ऑरिगानो और गार्लिक फ्रेश क्रश करके हमने इसको लगाया क्रीम के साथ। ये हम इसको कुक करेंगे। तब तक हमने जो है हमारी जो गार्लिक सॉस है, जिसको अरेबिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी प्रिपेयर कर ली है। तो ये हम इनको कंबाइन करेंगे और आपको एंड के ऊपर बताएंगे कि कंबाइन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये। तो आई बिलीव ये सॉस थोड़ा सॉल्टिश होने वाला है, इस तरह का है, थोड़ा तुर्श, लाइट सा क्रीमी और गार्लिक की फ्लेवर। ऑलराइट, अहमद आप अपने काम को जारी रखिए, हम बाकी चीजों के साथ साथ आपके हम भी अपना काम जारी रखते हैं। वापस आएंगे, इट्स गोना बी समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस आई बिलीव। चूंकि अहमद जो बनाते हैं देन कॉस्ट इकोनॉमी, सस्ती होती है, मतलब वो शारमा जो आप बाहर से खाते हैं उससे सस्ता होगा, ये हमारा दावा है। खैर जी, इससे पहले कि आगे बढ़े, पाकिस्तान के नामवर गजल गायक द लेजेंडरी उस्ताद गुलाम अली खान साहब, चुपके चुपके रात दिना सुबहाना याद हैं, लॉट्स ऑफ ऐसी गज़लें जो उन्होंने गाई हैं, आज अपनी 83वीं सालगिरह खान साहब मना रहे हैं। उस्ताद गुलाम अली 5 दिसंबर 1940 को बड़े सग़ीर के कदीम मौसीकार घराने पटियाला घराने में पैदा हुए। आप गज़ल की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जो कि क्लासिकल गायक हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, उनके शागिर्द हैं। गज़ल गायकी में गुलाम अली खान साहब का जो अंदाज़ है जुदा गाना है, और उतार चढ़ाव तो मुनफरिद ही माना जाता है, और बेहतरीन सेहत की दुआएँ पेश करते हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और वो ऐसे ही गाते रहे। आमीन। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट खला के उस पार, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि पहाड़ों सहराओं से निकलकर मुख्तलिफ सयारों के ट्रैक्स पे जाइए। क्या बात हो रही है, देखते हैं आज के सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार ट्रैक्स भी होते हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पे माउंटेनियर्स जो हैं या स्पेशली जो ट्रैकर्स हैं वो पहाड़ों में जाते हैं या सहराओं में जाते हैं और वहाँ पे ट्रैक्स करते हैं, और यही ट्रैक्स जो हैं वो आपको मुयस्सर हैं खला के अंदर भी। ये ट्रैक्स जो आपको खला के अंदर मुयस्सर हैं, इनको कहते हैं सोलर सिस्टम ट्रैक। सोलर सिस्टम ट्रैक का मतलब ये है कि शमसी निज़ाम के अंदर जितनी भी अजसाम हैं उन अजसाम पर आप ट्रैक कर सकते हैं। यानी एक्चुअली जो लोकेशंस हैं
और बिल्कुल जो मुख्तलिफ जो स्पेस क्राफ्ट ने तस्वीर ली हैं और जितना अवेलेबल डाटा है अब तक का इंसान को जो मुयस्सर है मुख्तलिफ प्लैनेट्स के हवाले से, मुख्तलिफ अजसाम के हवाले से, वो वहाँ पे रियल वही डाटा है और अब वहाँ पे जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। सोलर सिस्टम ट्रैक्स जो हैं ये आपको मिलते हैं नासा की वेबसाइट पर, और सोलर सिस्टम ट्रैक्स के लिए जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आप उस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस का एक बहुत अंबार खुल जाता है और आप ट्रैक्स को किस तरह करना है ये आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपने वीनस सेलेक्ट कर लिया। अब आप जब वीनस पे जाते हैं तो आपने उस वीनस को देखना कैसे है, क्या ना आपने उसको 3D फॉर्म में या ग्लोब की फॉर्म में देखना है। आपके पास जूम की मुकम्मल ऑप्शन मौजूद है, किसी भी पॉइंट पे आप जा सकते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। और जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि किसी भी जगह पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिस तरह आप गूगल अर्थ पे अमूमन अर्थ के हवाले से करते हैं। तो ये चीज़ जो है वहाँ पे मुयस्सर है। आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाएँ, शमसी निज़ाम के किसी भी सैयारे पे चले जाएँ, उस सैयारे पे जाके आप कोई से भी 2 पॉइंट्स जो हैं, आपको कोई क्रेटर नज़र आते हैं, कुछ गड्ढे नज़र आते हैं या कोई माउंटेन टाइप चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आपने डिस्टेंस को मैप करना है तो वहाँ पे टूल्स हैं जिनसे आप ये मेजर कर सकते हैं। तो उस वाले से जब आप वीनस को सामने देख रहे होंगे तो आप ही के एक तरफ ऑप्शन आ रही होगी वीनस ट्रैक्स के नाम से। उस वीनस ट्रैक्स में मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि आप वीनस के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो है डाटा, और डाटा के हवाले से जितना अवेलेबल डाटा जिस जगह पे भी आप गए हैं, जहाँ पे भी आप ट्रैक कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप सैर कर रहे हैं, जिस प्लैनेट को भी आप स्टडी कर रहे हैं या मुताला कर रहे हैं, उसके हवाले से अब तक का जितना भी डाटा है, वो तस्वीर के हवाले से है, वो तहकीकात के हवाले से है, जितना भी अवेलेबल डाटा है वो डाटा के टैब में वहाँ पे मुयस्सर है, और वहाँ से वो तमाम तहकीक जो है वो आप कर सकते हैं उस प्लैनेट के हवाले से। एक जो बड़ी कमाल चीज़ है वो ये है कि जो इसकी प्रोजेक्शन है, यानी आपने किसी भी जगह पे आपने नॉर्थ पोल पे जाना है उस प्लैनेट के, यानी अगर मैं मार्स पे जाना चाह रहा हूँ या किसी भी प्लैनेट पे जाना चाह रहा हूँ तो नॉर्थ पोल पे जाना है या साउथ पोल पे जाना है, या मैंने उसको 3D ग्लोब की शक्ल में देखना है। और 3D ग्लोब की शक्ल में जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली अगर मैं मार्स को देख रहा हूँ तो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे वो प्रोब्स उतरी हैं, जहाँ पे वो स्पेस क्राफ्ट उतरे हैं, उन्होंने जो तहकीक की है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि उस स्पेस क्राफ्ट ने अब तक क्या किया है, उसका जो अगेन उससे मुतल्लिका डाटा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको सोलर सिस्टम ट्रैक्स में नज़र आएंगी। तो अगर आपके बच्चे जो हैं वो सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, शमसी निज़ाम को पढ़ रहे हैं, तो उनको 2 चीज़ों से ज़रूर आगाह कीजिए जो कि इसी नासा की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। एक है आइज़ ऑन सोलर सिस्टम और दूसरा जो है सोलर सिस्टम ट्रैक्स। सोलर सिस्टम ट्रैक्स से वो शमसी निज़ाम में पाए जाने वाले जितने भी अजसाम हैं उन पर जाके हम बाकायदा ट्रैक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उनके हवाले से अब तक की जितनी भी तहकीकात हैं और जितनी भी तस्वीर हैं वो देख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गेम नुमा चीज़ें हैं, खेल नुमा चीज़ें हैं जो कि एक अट्रैक्शन पैदा करती हैं बच्चों के अंदर, उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करती हैं। और ये जो सेगमेंट है खला के उस पार, इसका मकसद भी यही है कि आपके बच्चों के अंदर खलाई साइंस के हवाले से, खला की साइंस के हवाले से ना सिर्फ आगाही पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो, शौक़ पैदा हो। देखते रहिए खला के उस पार। वेलकम बैक। अब बात कुछ आपकी सेहत की करते हैं। देखें एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं, खाने भी खिला रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये जो मसाइल चल रहे हैं इन पे भी तो बात हम ही ने करनी है ना। स्मोक है, फ़िज़ाई आलूदगी, और ख़ास तौर पे लाहौर दुनिया भर में नंबर 1 पे है। पूरे इलाके के अंदर हर जानिब जिधर देखते हैं स्मोक ही स्मोक दिखती है हमें। इस वक्त स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी ने पूरे बरी सग़ीर का मंजर अगर हम कहें तो धुंधला कर दिया है। लेकिन हम ख़ास तौर पर अपने शहरों का जिक्र करना चाहते हैं। कराची और लाहौर सर फ़हरिस्त हैं। फ़िज़ाई आलूदगी का न सिर्फ आपको बज़ाहिर मसाइल का शिकार करती है बल्कि आपकी जो सेहत है बराह रास्त इससे मुतासिर होती है। सांस के मसाइल हैं, आंखों में चुभन है, जल्द के मसाइल हैं। तो हम ऑफ एंड ऑन कोशिश करते रहते हैं कि हम हेल्थ एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते रहें। आज हमने डॉक्टर हमजा को दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम डॉक्टर हमजा से पूछना चाहते हैं, वो बेसिकली आंखों के अमराज के माहिर हैं। स्मोक का क्या इम्पैक्ट होता है और लिंक क्या है, हमने कहा कि हम जरा डिस्कस बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर साहब, और आजकल तो हम बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस देख रहे हैं कि लोगों को आंखों से रिलेटेड या दीगर मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं स्मोक को लेकर। सबसे पहले तो हम अगर स्मोक रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें आंखों को लेकर, आप क्या क्या चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करना चाहेंगे जो नॉर्मली लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आपका।
बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा, जो फ़िज़ाई आलूदगी आजकल काफ़ी बढ़ गई है, इसमें जिस तरह और जिस्म के हिस्सों पर असर होता है, इस तरह आँखें बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आ रहे हैं, जो सबसे पहली चीज़ मुतासर होती है आँखों के अंदर, वो हमारे आंसू होते हैं। आंसू का गैर मुतवाज़न होना, क्योंकि जो फ़िज़ाई आलूदगी में अज्जा होते हैं वो हमारे आंसू को गैर मुतवाज़न कर देते हैं। उसके साथ साथ लोगों का रेडनेस होना, इरिटेशन होना, या आंखों से पानी आना, या बहुत ज़्यादा इचिंग रहना, ख़ारिश रहना, इस तरह के सिम्टम्स वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं आजकल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली जब आंखों में जब हम बाहर जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का लेंस का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग ग्लासेस नहीं पहनते, कुछ पहनते हैं, कुछ हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते, तो ज़ाहिर एक्सपोज तो बहुत ज़्यादा होते हैं लोग। अब क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि इन इश्यूज़ को हम अवॉइड कर सकें जिनको आपने पहले एड्रेस किया है? जी बिल्कुल, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र जो हैं यहाँ पे या जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक बात का ख्याल रखिए कि अपने लेंस को उतार के रोज़ाना क्लीन करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस पे जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी के अज्जा हैं वो चिपक जाते हैं और वो उसकी लाइफ को भी कम कर देते हैं और आगे जाके इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। तो एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं वो उसको रोज़ाना साफ़ करें, और जो लोग नहीं भी यूज़ करते उनके लिए प्रिकॉशंस कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि अगर जो लोग बाइक चला रहे हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, जो लोग चश्मा लगा सकते हैं, प्रोटेक्टिव चश्मे अभी आते हैं वो लगा सकते हैं, और आंखों को साफ़ करना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आप, मैं या जो भी कोई और नॉर्मल इंसान भी है जिसको आंखों का कोई मसला नहीं है, उसे कोई सिम्टम नहीं है, उसको आंखों का साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडी और बहुत सारे देसी टोटके भी इस्तेमाल करते हैं। कोई अर्के गुलाब डालता है, कोई आबे ज़मज़म डालता है, मतलब बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आइडिया यह है कि आप उसमें लुब्रिकेंट डालें, यानी कि जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं उससे अपनी आंखों को साफ़ करें। उसमें कोशिश करके तो नॉन प्रिजर्वेटिव यूज़ कीजिए, और अगर नॉन प्रिजर्वेटिव अवेलेबल नहीं है कहीं भी या जहाँ भी उनकी रीच नहीं हो पा रही है उन ड्रॉप्स की, तो आप जो नॉर्मल टीयर्स ड्रॉप होते हैं वो यूज़ करें। जितना आंखों से इन अज्जा का बाहर जाएंगे, इस तरह जब वो सुबह उठेंगे तो उनकी आंखें फ्रेश होंगी, क्योंकि जो मेन कंप्लेन होती है वो ये होती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें लाल होती हैं, इचिंग होती है और आंखों से पानी आता है। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और दूसरा एक बात का ख्याल रखिए कि 12 बजे से और 4 बजे तक जब टेम्परेचर हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है तो इसकी जो सबसे मैक्सिमम इफ़ेक्ट आता है आंखों के ऊपर, उस टाइम को अवॉइड करें अगर आप बाहर ना निकलें। और अगर निकलना पड़े, जैसे मैंने कहा, तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, चश्मों का इस्तेमाल कीजिए, या अगर कार में है तो विंडो आप बंद रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। असल चीज़ है आंखों की सफाई। सफाई लाजमी करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप करें। दूसरी जानिब आपने ये जो जिक्र किया अर्के गुलाब या आबे ज़मज़म लोग डालते हैं एक टोटके के तौर पे, अकीदत अपनी जगह, लेकिन क्या मेडिकली इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं? मेडिकली इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है? देखिए, इसका जो मेन पर्पस है, जो लोग शायद डालते हैं कि वो आंखों को ठंडा लगता है, और आंखों को ठंडा लगने में ज़ाहिर पहले ज़माने में ड्रॉप्स अवेलेबल नहीं थे, तो जो लोगों को समझ आता था और जिस तरह लोगों का अकीदा भी होता है कि जी आबे ज़मज़म डालें या अर्के गुलाब डालें, तो वो एक चल रहा है हमारा, लेकिन ना इसका कोई नुकसान है ना इसका कोई फ़ायदा है। ये इसी तरह से है कि जैसे आपने जो एक टैप वाटर होता है उसको डाल लिया, लेकिन हम वो रिकमेंड नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो आपकी टीयर्स का जो एक कॉम्पोजिशन है उससे मिलती जुलती कॉम्पोजिशन आप आर्टिफिशियल टीयर्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में वो डालें, ताकि आंखों का जो एक पूरा केमिकल्स हैं जो वो सब उसके साथ मेंटेन रहे, पीएच आंखों की मेंटेन रहे, आंखों में कोई ऐसे केमिकल ना जाए जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी हो जाए। तो बेहतर यह है कि आप आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट डालिए, ना कि कोई और चीज़ डालें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से ऑब्वियसली अब बच्चों का स्कूल, हुकूमत ने ऑब्वियसली अपने तौर पे इकदाम किए, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, स्कूल में ऑफ भी दिया, लेकिन स्टिल बच्चों ने बाहर जाना भी है, खेलना भी है, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, स्कूल है, दीगर चीज़ें हैं। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली क्या एहतियात की जाए? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट अपनी जगह सारे एहतियात ले रही है और जो लेना भी चाहिए, लेकिन ये खाली बच्चों का मसला नहीं है। ये एक जितने भी लोग हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी इफेक्टेड है, क्योंकि आंखें सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हाँ, बच्चों में बस ये बात आती है कि वो थोड़े ज़्यादा जैसे कहने केयर अपनी नहीं कर पाते खुद से, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे या अपने केयर गिवर्स पे। उनके लिए बस ये कर सकते हैं कि आप जब वो घर आएँ तो आप अगर जैसे मैंने कहा टीयर्स ड्रॉप से उनकी आंखें साफ़ कर दें, या ठंडे पानी से या मिनरल वाटर से उनकी आंखें साफ़ कर दें। दूसरा, उनको अवॉइड करें, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे से और 4 बजे के दरमियान उनको बाहर खेलने के लिए ना भेजें। सुबह के वक्त अगर वो उठते हैं तो मेक श्योर ये करें कि वो उठ के अपना चेहरे को साफ़ करें, और जो पलकों पे कभी कभार बच्चों के कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, मेक श्योर ये करें कि वो अपनी आंखों को अच्छी तरह साफ़ करें। असल चीज़ जो है इसमें सिर्फ एहतियात से ही आ सकती है। एज सच हम ये नहीं कह सकते कि स्मोक से सिर्फ बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं ज़्यादा और हम स्कूल बंद कर दें।
और बड़े नहीं हो रहे। हाँ, हम बच्चों को प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन जो असल मसला है वो स्मोक है, हमें उसको कम करना है। और उसको कम करने के लिए हमें अपनी इंडस्ट्रियल को देखना पड़ेगा, हमें अपने कार्स के जो हमारा कंबशन है उसको देखना पड़ेगा, हमें बहुत सारी ग्रीनरी लेके आनी पड़ेगी शहरों के अंदर, उससे चीज़ें कम होंगी। हम जब तक रूट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, स्कूल बंद करना, फैक्ट्रीज बंद करना या कुछ भी बंद करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हमें अपनी आबो हवा को बेहतर करना है और वहीं से फिर सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेन सिम्टम्स के हवाले से हमें बताइएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं कि किस किस वजह से जो आंखें हैं वो परेशानी या मसले का शिकार हो सकती हैं। मेनली सिम्टम्स क्या हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें नजर आए तो हमें फौरी तौर पर किसी आई एक्सपर्ट के पास जाना है या फिर हमें कुछ मेजर्स लेने हैं फास्ती? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला सिम्टम है आंखों का जलन होना। अच्छा। बहुत से लोगों को आंखों में हल्की फुल्की जलन होती है, वो अवॉइड कर देते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन वहीं से ही एलर्जिक आई डिजीज और इन्फेक्शन का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर आपकी आंखों में अगर जलन हो रही है या इचिंग हो रही है तो आपने डॉक्टर से रब्ता करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर जो फजाई आलूदगी है उसकी वजह से आपकी आंखें मुतासर हो रही हैं, या कुछ लोगों को ड्राइनेस अगर प्री एग्जिस्टिंग है, उनको पहले से है, तो वो एग्रीवेट हो सकती है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट जो फर्ज करें लेजर आई सर्जरीज भी करा के बैठे हुए हैं, तो वो लोग ज्यादा मुतासर हो सकते हैं जो इसके साथ है। या फिर जिन लोगों का कोई कॉर्निया के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ हो, कॉन्टैक्ट लेंस यूजर हो, इचिंग और जो आपकी इरिटेशन है या जलन जिसको आप कहते हैं, ये पहला सिम्टम है। उसके बाद आंखों से पानी आना या आंखों का लाइट सेंसिटिविटी या लाइट का चुभना, ये आगे जाके सिम्टम में तब्दील होता है। लेकिन अपनी आंखों के कोई भी सिम्टम को जी और वो आंखें जिनमें किसी किस्म का, वैसे आपने कोर्निया का रेफरेंस दिया, किसी किस्म का ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, जैसे लेजर ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, क्या वो आम आदमी की आंखों की निस्बत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं ऐसे माहौल के अंदर? उनकी केयर ज्यादा करना पड़ेगी या वो आम शहरी आम आदमी की तरह उनको भी देखना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखें तो जो लेजर हुआ जिनका हुआ होता है या जिनका कोई भी और प्रोसीजर हुआ होता है वो थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हम जब भी आंखों में कोई प्रोसीजर करते हैं तो हमारी कॉर्नियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जो कटिंग में जो हम करते हैं उसमें आती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में ड्राइनेस का खदशा ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। तो उनको तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, वन लास्ट खासतौर पे जो मैंने कहा बार बार मैं जी, वन लास्ट थिंग, क्या खाने पीने के लिए भी कोई ऐसी चीज आप तफवीज करते हैं इस खुश्की से बचने के लिए, आंखों के लिए जो ज्यादा मुअस्सर हो, या कोई और ऐसा पैटर्न लाइफस्टाइल के अंदर जो आप आखिरी 30 सेकंड्स के अंदर हमें बताएं जिससे हमें हेल्प हो? जी बिल्कुल, देखें जो हम कहते आए हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ऑरेंज खाएं, साथ में फ्रूट्स के अंदर अपना ख्याल रखें, जो भी आप लेने मुतवाजन लें, सारी चीज़ें मुतवाजन पे आती हैं। बाकी जो हम और बेहतर कर सकते हैं आंखों का, वो हम स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, हम उससे हमारी ड्राइनेस कम होगी। लो लाइट के अंदर हम नहीं पड़े, रात के टाइम अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसका यूवी फिल्टर ऑन हो या डार्क मोड ऑन हो, ताकि उससे आंखों के ऊपर आंखों पे हमारी जो है उसके अज्जा या मुतासरात कम हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोहम्मद हमजा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज्वाइन किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मॉग से रिलेटेड जो भी आपकी आंखों के इश्यूज हो सकते हैं उनको अवॉइड किया जाए। किस हद तक आप एहतियात कर लेते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी मुफीद टिप्स दी हैं और सबसे बढ़कर मोबाइल का यूज करें। अच्छा, हम सबसे ज्यादा करते हैं। चले जी, हमने ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिक्र करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से, और बहुत सारे लोग इंतजार करते भी वर्ल्ड कप क्या गुजरा, हमने क्रिकेट की बात ही करना छोड़ दी, नहीं वुमेन क्रिकेट की बात की थी शुरू में। अब कुछ मेन क्रिकेट टीम की भी बात करते हैं। आपको मालूम है हमारा 18 रुकनी स्क्वाड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और इसमें 17 रुकनी ऑफिशियल्स का दस्ता भी मौजूद है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज की जो तैयारियां हैं उनका बाकायदा आगाज कर दिया है। तमाम प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद मेजबान मुल्क की कंडीशन से मानूस होने की कोशिश में मसरूफ हैं, और बाबर आजम साहब ने कल एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर भी शेयर की थी। आई थिंक सिटिंग इन सम मार्केट और समवेयर। उन्होंने कहा जी मैं कैमरा के माहौल को एंजॉय कर रहा हूं। खैर इस में जो प्रैक्टिस है वो इस वक्त जारी है। खिलाड़ी काफ़ी पुरजोश भी नजर आए, और जो टीम डायरेक्टर हैं और फिल वक्त कोच मोहम्मद हफीज़ साहब हैं, उन्होंने प्लेयर्स को भरपूर कैचिंग प्रैक्टिस करवाई है। बड़े अच्छे प्लेयर वैसे अपने टाइम पे हफीज़ रहे हैं। स्लिप में कैचेस की खास तौर पर उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस हैं इसके दौरान कैचेस का किरदार बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी कहते हैं कैचेस विन मैचेस। फील्डिंग अच्छी होने की सूरत में ही हम यकीनी तौर पर एक प्रेशर
बिल्ड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और मुझे लगता है कि इस पे फोकस करना टीम के लिए काफी सूदमंद साबित होगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस मैच की बात की तो बारिश की वजह से प्रैक्टिस मैच को रोकना पड़ा था। हम जो खिलाड़ी हैं उन्होंने नेट्स के अंदर सलाहियतों का इंडोर बहुत जो कह लें उसको चमकाया। पाकिस्तान की जो टीम है कल से मेज़बान प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जिससे खिलाड़ियों को मेज़बान कंडीशन से मजीद हमांग होने का मौका भी मिलेगा। जबकि इसमें मीडिया टॉक के दौरान जो विकेट कीपर है और बैटर है सरफराज अहमद साहब, उन्होंने कहा है कि पहली मरतबा उनको यहाँ पर खेलने का मौका मिल रहा है और आज मौसम भी अच्छा है, पिच देखने का मौका मिलेगा और यहाँ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा अहम मैच है। कोशिश करेंगे कि इन मैचेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का फ़ायदा उठाएं और हमारी टेस्ट टीम की बड़ी उन्होंने कहा कि सेटल टीम है, हम टॉप टीम के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलना चाहेंगे। और साथ साथ ये भी कहा कि 4 रोज़ा मैच के लिए प्राइम मिनिस्टर 11 एक अच्छी टीम है जो हमें अच्छी प्रैक्टिस की सूरत में भी मिलेगी। टीम के साथ जो खेलना है तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। सब कुछ अच्छा है, देखते हैं आगे क्या अच्छा होता है। वैसे शान मसूद के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि दो में से विकेट कीपिंग कौन करेगा। आई मीन वी हैव रिजवान जिसको बैटिंग के लिए उनको चाहिए, एंड देन सरफराज भी हैं हमारे साथ। फिर वो डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन क्या है उनके पास हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस मिर्जा इकबाल बेग साहब, ऑल द वे लाइव फ्रॉम कराची। आई होप आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सुन पा रहे हैं मिर्जा साहब? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। हमने डिटेल्स तो बताई हैं। सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस पाकिस्तान 11, ये मैच पाकिस्तान के लिए कितना अहम है बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मल ट्रिप? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर इमरान आपको भी और अरमला आपको भी। दरअसल मसला ये है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया के कोई दौरा करती है टीम तो प्रैक्टिस मैच जो है अमूमन प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ होता है और कैनबरा में होता है। जिस तरह एक जमाना याद है आपको कि माजी में जब भी गैर मुल्की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान का टूर किया करती थी तो पाकिस्तान में पिंडी क्लब ग्राउंड में एक 6 रोजा मैच से वो अपने दौरे का आगाज किया करती थी, और यही सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया में है कि कैनबरा में मैच हो रहा है। अब पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाना है कि 11 रुकनी कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम है, चूंकि स्पॉन्सर्ड है इसलिए इसका नाम ऑप्टस रखा गया, वरना इसका असल नाम है पर्थ स्टेडियम। और इससे पहले आपको पता है वैका पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, पर्थ की विकेट दुनिया की तेज तरीन विकेटों में शुमार होती थी। अब वहां से यहाँ 2018 से मैचेस जो है ये पर्थ स्टेडियम में शिफ्ट हो गए, मल्टीपर्पज स्टेडियम में। यहाँ कॉन्सर्ट भी होते हैं, रग्बी भी होती है, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल भी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और 61,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। तो अब यहाँ मैच है, यहाँ जो ड्रॉप इन पिच लगाई गई है इमरान, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल भी होती है, रग्बी भी होती है, तो ड्रॉप इन पिच लगाई गई है और ड्रॉप इन पिच पे बाउंस ज्यादा होता है। तो पाकिस्तानी बैटर्स की सलाहियतों का इम्तिहान होगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जो मेरी नजर में पाकिस्तान की टीम बन रही है वो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनर्स, वन डाउन पे चुके शान मसूद कह चुके हैं कप्तान, मैं खुद वन डाउन पे आऊंगा, वो वन डाउन, चौथे पे बाबर आजम, पांचवें पे सऊद शकील। अब छठे नंबर पर आया ये मोहम्मद रिजवान को एज अ बैट्समैन शामिल करते या फिर सलमान अली आगा जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। इन दोनों में से एक, सातवें नंबर पर सरफराज, और फिर उसके बाद आपके पास 4 बॉलर्स हैं जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, और अब देखते हैं कि ये फहीम अशरफ, राना फहीम अशरफ या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद एक स्पिनर खिलाएंगे, क्योंकि फास्ट विकेट ट्रैक है इसलिए अबरार अहमद का चांस ज्यादा बनता है। मैंने आपको 11 रुकनी टीम बताई। क्या बात है आपने वैसे 12 रुकनी बताइए, जरा वो क्लियर करें ना हमें आप। ठीक हो गया सलमान एंड सरफराज। हाँ मिर्जा साहब ने हमें टीम तो बता दी। मिर्जा साहब ये जो 7 ऑफिशियल्स इतने सारे गए, इनका क्या करना है, ये क्यों गए हैं, इनकी भी जरा प्लेसमेंट बताए कि इनका क्या काम था इस पूरे सिनेरियो में। इन्हीं का तो काम 17 रुकनी लोग हैं। मौसम की तब्दीली भी है, पाकिस्तान से जाएंगे, डेली अलाउंस मिलेगा, कुछ वहां से भी ज्वाइन कर रहे हैं। एक साइमन हेलमेट है जो ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहे हैं, वो हाई परफॉर्मेंस के तौर पर। तो लगता ये है कि प्रोफेसर जो डायरेक्टर बन गए वो सबको डायरेक्शन देंगे, जो 16 बाकी बचेंगे तो उनको इसलिए उनको शामिल किया गया। इतना बड़ा एंटोराज, और आप खुद सोचे ड्रेसिंग रूम में 35 आदमी होंगे, 18 खिलाड़ी और 17 ऑफिशियल, तो माशाल्लाह से पूरी बारात गई है। सिर्फ दूल्हे की कमी थी, पूरी बारात गई है। दूल्हे वहाँ पे ऑलरेडी 2 है, मिर्जा साहब, इमामुल हक भी और राना फहीम अशरफ। वसीम अकरम और वकार यूनुस की बात करें, वो भी 2 दूल्हे वही। नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रही। अच्छा, आप वो वहां पर मौजूद है। आपने कहा ना
जी, जी, अपनी अहलिया के साथ भी गए हुए इमामुल हक। जी जी, इमामुल हक अपनी अहलिया, शाहीन शाह अफरीदी साहब की अहलिया भी उनके साथ है। अच्छा, आपने कहा कि जो प्रोफेसर हैं वो डायरेक्टर बन गए, बेटर कुड भी प्रोफेसर प्रिंसिपल बन गए, तो अब देखते हैं कि वो कैसे अपनी क्लास को चलाते हैं। खैर, दूसरी जानिब पर्थ, आपने जो कैमरा की कंडीशंस की बात की है, ड्रॉप इन पिच की बात की है, पर्थ में और यहाँ में कितना फर्क है और स्ट्रैटेजी में फिर कितना फर्क डालना पड़ेगा? आई मीन जो 4 रोजा मैच के अंदर प्लेइंग 11 है, फिर उसी को जारी बात है हम प्लेइंग 11 कंसिडर करें फॉर द 5 रोजा मैच टेस्ट के लिए भी? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, कैनबरा की तो पिच जो है वो नॉर्मल जिस तरह हमारे यहाँ गद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में, लेकिन पर्थ की जो है वो ड्रॉप इन पिच है और कई टन वजनी पिच होती है, उसको बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया जाता है। न्यूजीलैंड में भी ड्रॉप इन पिचेस इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में रमीज राजा आइडिया लाए थे, लेकिन इतनी महंगी थी, फिर उसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए जिसकी वजह से नहीं लग सकी। लेकिन कैनबरा की पिच इमरान डिफरेंट होगी क्योंकि वो नॉर्मल पिच होगी। अब पाकिस्तान यकीनन उसी कॉम्बिनेशन को आजमाएगा क्योंकि फिर उसके बाद तो कोई मैच नहीं है कि जो 11 रुकनी खिलाड़ी खेलेंगे पहले टेस्ट मैच में। तो अब देखें, दुआ करें, क्योंकि पिछली दफा जो हमने दौरा किया था अब से 4 साल पहले, तो दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तान इनिंग्स से हारा था। पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 5 रन से, और दूसरा टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 48 रन से हारा था। तो अब पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग टास्क है और इस टीम के सिर्फ 5 खिलाड़ी ऐसे हैं इमरान जो और अरमला जो कि गुज़िश्ता दौरे में थे 4 साल पहले, जिसमें बाबर आजम है, उसके अलावा इमामुल हक है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है और एक और 5 प्लेयर्स जो है वो शान मसूद। ये 5 प्लेयर्स जो है ये पिछले दौरे में थे, बाकी जो 13 जो है वो इस दौरे में गए। इससे पहले एक आध दौरा किया होगा लेकिन पहली मर्तबा इस दौरे में शामिल। ठीक हो गया। ये तो होगी मेरे साथ जो मेंस क्रिकेट टीम है। अब जरा विमेंस क्रिकेट टीम की बात करते हैं। लड़कियों ने बड़ा कमाल किया है न्यूजीलैंड के अंदर। 3 रोजा जो T20 मैच की सीरीज थी 2-0 से अभी बराबर चल रही है। अब तो क्या कहेंगे मिर्जा साहब, बड़ा अच्छा जीत ली है, सॉरी बराबर क्या चल रही है, अभी एक मैच रहता है लेकिन स्टिल सीरीज नाम कर ली है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है खवातीन ने। बिल्कुल, क्योंकि अरमला खवातीन की जो हमारी टीम थी वो यहीं पर एशियन, कभी श्रीलंका को हरा दिया, कभी वेस्ट इंडीज को हरा दिया, इंडिया से हार जाते थे और हम लोग कहते थे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी विमेन टीमें बड़ी जबरदस्त है, इनको हराए। तो अब बहरहाल बारिश का पहला खतरा है, इन्होंने हराया है। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम कि किस तरीके से निदा डार जो उनकी कप्तान है, फिर उन फातिमा सना, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा आगाज है, लेकिन इसको मेंटेन करें, ये ना कि फ्लूक पे हो जाएगा कि बस हमने हरा दिया। और आपको पता है कि पहले तो एक माफिया काम कर रहा था विमेन क्रिकेट में, लेकिन अब विमेन क्रिकेट को जब से आईसीसी ने अपने फोल्ड में लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देना शुरू किए हैं, तो उसकी वजह से विमेन क्रिकेट जो है वो खासी तरक्की कर रही है। लेकिन वहां पर भी एक एंटोराज गया हुआ है जो टीम के साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी तब्दीलियां वर्ल्ड कप के बाद हमने की और इतनी बड़ी तादाद में जो हमने एक स्क्वाड भेजा है, मैं ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान मेन या मेल्स टीम के साथ, क्या ये इस पूरी सिलेक्शन का जो इस ऑफिशियल स्क्वाड की हुई है उसका भी एक इम्तहान है दौरे ऑस्ट्रेलिया? इसको कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे खाक में बदन अगर बहुत अच्छे नताइज दौरे ऑस्ट्रेलिया के नहीं आते, जिसके कुछ हद तक इम्कानात भी मौजूद हैं सीइंग द हिस्ट्री, तो फिर हम कोई तब्दीलियां तो नहीं देखेंगे? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए इमरान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है और हफीज, अब आप देखें कोच का असिस्टेंट और असिस्टेंट का भी असिस्टेंट है। इतनी बड़ी टीम को लेकर गए, मैं तो हैरान होता हूँ। मैनेजर जो है नवीद अकरम चीमा साहब, उनके असिस्टेंट है मंसूर राना साहब जो माजी में पाकिस्तान के मैनेजर हुआ करते। तो हर आदमी को बैकअप दिया गया है, जिस तरह क्रिकेटर्स के लिए बैकअप होता है तो टीम मैनेजमेंट के लिए भी बैकअप दिया गया है। तो अब देखें, और फिर ये तो टेम्परेरीली होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फरवरी में इलेक्शन होने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अभी तो जो है ना, बहुत सारे लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें, मुझे तो डर लगता है ऐसा ही। और ये असिस्टेंट भी गए। अच्छा, वो बात हमारी बीच में रह गई, वो जरा कुछ लोगों का कंसर्न है, सलमान अली आगा क्या अपनी जगह बना पा रहे हैं या जो नीचे 6ठा नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो बड़ा जरूरी है, और टेस्ट मैच में इनफैक्ट ये जो 6ठा 7वां नंबर होता है बड़ा क्रूशियल होता है। इसीलिए हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेविन जैसे प्लेयर्स पहले इस पोजीशन पे खेलते रहे और वो बड़े टफ क्रूशियल मैचेस में निकाल लेते हैं टेल एंडर्स नीचे जाके, या नीचे खेलने वाले जो बैटर्स होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी 6ठा बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। आप क्या देख रहे हैं इसमें, कौन ज्यादा मुनासिब रहेगा, बेहतर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए?
देखिए इमरान फिलहाल तो इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए, क्योंकि ये सायम अयूब को नहीं खिलाएंगे, वो तो ओपनर है, इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए मुझे तो यही लग रहा है कि सलमान अली आगा को इसलिए प्रेफर किया जाएगा रिजवान पर कि सलमान अली आगा ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं और पिच में बाउंस होगा पर्थ की, तो शायद उनके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के जितने टॉप के बैट्समैन हैं वो वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, चाहे जो रूट हो, चाहे विराट कोहली हो, टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं। लेकिन पता ही चला हमारे यहाँ बाबर आजम को अब चौथे नंबर पर लेकर आ गए। शान मसूद जो बेसिकली एन ओपनर है वो जो है वो वन डाउन पोजीशन पर आएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन जो प्रिंसिपल साहब ने बनाया है ये कितना क्लिक करता है ये देखना पड़ेगा। और इन दी एंड में जरा आपसे जाते जाते जो रिसेंटली सीरीज हुई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत ने 4-1 से बीट किया, बहुत जबरदस्त किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिली और तकरीबन नई साइड थी, 95% नए लोग थे, एक आध या दो पुराने प्लेयर्स थे। इसको आप कैसे देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जो हम कभी नहीं कर पाते, हालांकि हमारी भी बेंच स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए क्योंकि टैलेंट तो हमारे पास इतना है और आई थिंक स्ट्रक्चर भी हमारा बहुत अच्छा है क्रिकेट का। ये हमें सबक सीखना चाहिए इमरान के कितना जबरदस्त बैकअप टैलेंट है कि मेन प्लेयर्स के ना होते हुए भारतीय टीम ने हराया और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जमकर डट कर मुकाबला किया। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए, हम लोग अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल पाते, चेंजेस धड़ाधड़ चेंजेस, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को लाना। अब वहाब रियाज जो अगस्त में रिटायर हुए वो चीफ सेलेक्टर बन गए, आपने उनकी एक क्लिप देखा होगा कि कुर्सी पर कितने मजे से झूल रहे हैं, वो अभी तो एंजॉय कर रहे हैं ना, लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंस आएगी तो फिर तमाम तीरों का रुख जो है उनकी तरफ हो जाएगा। तो अब देखना चाहिए कि उनकी तरफ। और यहाँ पे कौन सी मिर्जा अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई गलत फैसले करे, टीम वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट बुरी तरह से हार जाए और फिर उसके बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती नहीं है, या होती है? प्लेयर्स के ऊपर ही आता है जो भी आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है, न सिर्फ क्रिकेट टीम अनप्रेडिक्टेबल है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अनप्रेडिक्टेबल है। अब आप अच्छा, मेरा एक सवाल है मिर्जा साहब से। मिर्जा साहब, ये जो भी आपने तीरों की बात की है, तो जब वहाब रियाज साहब ने अपने कंसल्टेंट, जो असिस्टेंट का असिस्टेंट होता है और उसके बाद आप कंसल्टेंट बनाने के लिए उन्होंने एक शख्सियत का इंतखाब किया, दो के उस शख्सियत के हवाले से हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, बट स्टिल एक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में उनकी कुछ अच्छी चीज नहीं है और उसके बावजूद जब सोशल मीडिया पर तस्वीर चला सलमान भट्ट साहब, मैं लेने लगी थी नाम तो मेरे से बताएं जरा इस बैकलैश पे आप क्या कहेंगे? देखिए अल्लाह ताला भी इंसान की गलती को माफ कर देता है। सलमान भट्ट 5 साल का बैन मुकम्मल करके आया। मोहम्मद आमिर जो लाडला बेटा है पाकिस्तान क्रिकेट का, के वो तो आकर के खेल गया और उससे जो है मना भी अब कर दिया। हफीज साहब वही जो उसके साथ खेलने से मना करते थे, अब उसको फोन कर रहे हैं कि वापस आ जाओ, उसने कहा मैं नहीं आता। सर इन्होंने गलत तरीके से लेकर आया सलमान भट्ट को, वो अभी कमेंट्री कर रहा था, उसको कोई और छोटा मोटा ओहदा देते, आहिस्ता आहिस्ता लाते। अचानक वहाब रियाज साहब की दोस्ती है, सलमान भट्ट से भी दोस्ती है, कामरान अकमल से भी दोस्ती है, वो उनको लेकर आ गए। अब इसका लॉस क्या हुआ सलमान भट्ट को कि उनके नेगोशिएशन चल रहे थे अफगान क्रिकेट बोर्ड से एज अ बैटिंग कंसल्टेंट। तो अब ये सारा मामला जब मैदान में सामने आ गया, खबरों की जीनत बना, तो उनका वो मामला रुक गया है। तो ये ज्यादती की इन्होंने सलमान भट्ट के साथ, ज्यादती की। जो लोग लेकर आए वहाब रियाज वगैरह, उन्होंने ज्यादती की कि आप एक गड़े मुर्दे आपने दोबारा उखाड़ने की कोशिश की है इंटरनेशनल मीडिया पर, जो वाकया 2010 में हो गया जिसकी सजा भी हो गई। ऐसा होना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वही बात है कि सलमान भट्ट साहब इटसेल्फ, उनसे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार उनको से वो लाए जा रहे थे वो गलत था। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दिया। मिर्जा इकबाल बेग, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट, हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और किचन में जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब हम जाएंगे किचन में, जहां पे हमारा खाना कुछ हो गया है तैयार। जी अहमद, कहां तक पहुंचा? जी हमारा चिकन जो मैंने आपको पहले जिसकी मैरिनेशन बताई थी वो रेडी हो गया। इसको मैंने जो है ग्रिल किया था। आप ग्रिल, अगर आपके पास ग्रिलर है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप पैन पे रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से चॉप करके वापस डाला है और डालने के बाद इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड की है। ठीक है, चीज़ ऐड करने के बाद ये एक हाफ मून स्टाइल हमने नाइस चिकन निकाला है। ठीक है। और इसी के साथ साथ अब ये सॉस है, वाइट सॉस, जिसे थोम भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो मायोनीज है, गार्लिक का एक जो है वो जो क्लोव है, उसके बाद इसके अंदर हमने तहीना सॉस ऐड की है, विच इज़ जो सेसमी सीड होते हैं उसको ऑयल में ब्लेंड किया जाता है। अगर आपके पास तहीना नहीं है तो आप सेसमी सीड लेके ऑयल में ब्लेंड कर लेंगे तो वो तहीना बन जाएगा। ठीक है। ब्लैक पेपर डाली है, सॉल्ट एडजस्ट किया है। ठीक है। तो ये सॉस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ
ठीक हो गया। अरेबिक प्लेटर। ओके अच्छा, इसके बाद जो है ये मेरे पास रेड चिली सॉस है। ओके। ठीक है, अरेबिक तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारे हम पाकिस्तानी फ्लेवर के मुताबिक हमने जो है ये रेड चिली सॉस बनाई है, जिसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं, थोड़ी सी केचप है, गार्लिक का एक क्लोव है, ओके और ये साथ में। ओह नाइस, ठीक हो गया। मतलब सॉसेस की वैरायटी हमारे पास अच्छी है। एग्जैक्टली। ठीक इसके है। बाद जो है ये मेरे पास पिकल वेजिटेबल है, हाफ कप ऑफ सोया सॉस, हाफ कप ऑफ वाटर, ठीक उसके है। अंदर इसको बॉईल करके उसके बाद आपने हार्ड वेजिटेबल्स पहले डालनी है, सॉफ्ट वेजिटेबल बाद में डालनी है। ओके, ये हमारे पास ओह नाइस, लुक्स नाइस। ठीक ठीक है। है, एमएल हमारे पास 30 सेकंड है, आप इसको सर्व भी कर लें इसी और के ड्रेसिंग साथ करें। साथ ये हमारे पास पीटा ब्रेड है। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऑरिगानो ओके, हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, साथ में ऑलिव्स। ऑलिव्स ऐड करेंगे। ठीक हो गया। और ये कीमत में ये भी सस्ता होगा अहमद? देखें, जो भी चीज़ हम बनाते हैं हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे हाफ से भी कम कीमत में उसको लेकर आए। ठीक है, तो मार्केट वो से कितना फर्क हो सकता है? हाँ जी, इसका इतना फर्क हो सकता है। ये आजकल जो है मार्केट में 8 to 900 चल रहा है। ठीक है, हम इसको 4 to 450 हाफ ऑफ प्राइस में। थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारा खत्म हो गया, प्लेटर तैयार है, आप एंजॉय कर सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। उम्मीद के साथ शो आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिए।